आज हम पढ़ेंगे चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले सारे स्टेप के बारे में बात करेंगे हम। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन है 5 पार्ट, 5 पार्ट होंगे किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म में। सबसे पहला होगा रिएजेंट, दूसरा बॉन्ड फिशन, फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, लास्ट में हम पढ़ेंगे रिएक्शन के बारे में, जो कई टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक हम बात करते हैं रिएजेंट के बारे में। हम पहले पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट आर ऑफ 2 टाइप। रिएजेंट 2 प्रकार के होंगे। पहला होगा इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होगा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को कहेंगे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग रिएजेंट, जबकि न्यूक्लियोफाइल को कहेंगे न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग क्यों कहेंगे, न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग क्यों कहेंगे, इसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन होंगे? इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, या वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, या फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैविंग पाई बॉन्ड। कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो पाई बॉन्ड रखते होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को हम लेविस एसिड भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल और लेविस एसिड आर पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। स्पीसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकेंगे। हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट या वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाएंगे, इसमें वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल होंगे। इलेक्ट्रोफाइल पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी लोन पेयर को ये एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, या वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, या कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास पाई बॉन्ड होगा। अब हम एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले H+Cl+Br+I+CH3 NO2 BeCl2 BCl3 BX3 LCl3 और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। यहाँ पे मैंने BCl3 को कट कर दिया, इसलिए कट कर दिया क्योंकि हमने BX3 भी लिख दिया है। BX3 का मतलब यही होगा BF3 BCl3 BBr3 BI3। अगला एग्जाम्पल है वैकेंट डी ऑर्बिटल वालों का Ag+Au+Fe+2 Fe+3 Cu+2 Zn+2, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रोफाइल है। अब बात ये उठती है कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या वो इलेक्ट्रोफाइल होगा ही? ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना है, न्यूट्रल होना, ये अलग की बात है। उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, या फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में उसके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। पॉजिटिव चार्ज ये निर्धारित नहीं करता कि हाँ ये इलेक्ट्रोफाइल है। इस एग्जाम्पल के ये बताया गया Na+H3O+ आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बिकॉज ऑक्टेट इज कम्प्लीटेड, क्योंकि इनका ऑक्टेट कम्प्लीटेड है। हम Na+ के बारे में थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं कि कैसे इसका ऑक्टेट कम्प्लीटेड है। Na जिसका परमाणु क्रमांक 11 होगा, तो हम Na के बारे में पहले हम देख ले रहे हैं। Na का क्या 1s2 2s2 2p6 3s1 है। जब हम Na+ बनाते हैं तो Na+ बनाते हैं तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2s2 2p6, मतलब वाई कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसका मतलब इसका अष्टक पूरा है, यानी Na+ का क्या होगा? अष्टक पूरा हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा। सिंगलेट कार्बन इलेक्ट्रोफाइल और लेविस एसिड ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सिंगलेट कार्बन है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे CH2 एक लोन पेयर दिखाया जाता है इस पर, CCl2 इसे डाइक्लोरोकार्बन कहते हैं, इस पर एक लोन पेयर दिखाया जाता है। डाइक्लोरोकार्बन इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रीमन टीमर रिएक्शन। डाइक्लोरोकार्बन जो है रीमन टीमर रिएक्शन के इलेक्ट्रोफाइल है, जिसके बारे में हम हाइड्रोजन कंटेनिंग में बात करेंगे बढ़िया से। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच हैव द पाई बॉन्ड आर इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनके पास पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। जैसे CO2 हो गया और SO3 हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं। SO3 का स्ट्रक्चर ये है, इसमें देखो 3 डबल बॉन्ड है, जबकि कार्बन
डबल बॉन्ड वो CO2 में 2 डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। एक वेल नोन इलेक्ट्रोफाइल है सल्फोनेशन का SO3। SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल है सल्फोनेशन का SO3। इसके बारे में हम बात करेंगे, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे उसमें हम सल्फोनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें SO3 ही होगा इलेक्ट्रोफाइल। हमने सारे इलेक्ट्रोफाइल को एक साथ कर दिया है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले इलेक्ट्रोफाइल सारे हैं, इसमें हमने डाइक्लोरोकार्बन को भी इंक्लूड कर दिया है। फिर वैकेंट d ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रोफाइल सारे हैं। फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाले कुछ इलेक्ट्रोफाइल हमने लिख दिया है। बाकी कोई भी और एग्जाम्पल आता है या फिर क्वेश्चन आता है जिसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो समझ आना कि वो इलेक्ट्रोफाइल है। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग। अब इसे न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग क्यों कहते हैं, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। न्यूक्लियोफाइल और लेबिस बेस, इसे लेबिस बेस कहते हैं, और लिगेंड, इसे लिगेंड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। न्यूक्लियोफाइल और लेबिस बेस और लिगेंड आर निगेटिव, या तो इस पर निगेटिव चार्ज होगा या और न्यूट्रल स्पीसीज होंगे, व्हिच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, डोनेशन करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे थे, ये क्या करेंगे, डोनेट कर रहे थे। नहीं, जब ये डोनेट करेंगे तो इसके पास कोई डोनर एटम होना चाहिए। तो डोनर एटम क्या क्या हो सकता है, अगला पॉइंट है। न्यूक्लियोफाइल और लिगेंड और लेविस बेस मेनली हैव द हैलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन एज ए डोनर एलिमेंट। डोनर एलिमेंट के रूप में ये 4 एलिमेंट होते हैं, हैलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन। एग्जाम्पल है इसका I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस OH माइनस ऑक्सलेट माइनस H2O R OH NH3 C6H5N प्रिडीन है, Cn माइनस N माइनस NO2 RCO माइनस। ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल हैं। एक पॉइंट होता है एम्बेडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल ऐसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं जिसमें 2 एटम, कम से कम 2 एटम क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं। एक समय पर एक ही एटम डोनेट करता है। इसका मतलब अच्छे से जानना, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो एक समय पर एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, लेकिन उसमें 2 एटम है जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, उसे हम एम्बेडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझ जाओगे, जैसे Cn है, Cn में जब नाइट्रोजन डोनेट करता है तो Cn माइनस लिखते हैं, लेकिन जब कार्बन डोनेट करता है तो Nc माइनस लिखते हैं। जबकि NO2 ONO में जब N डोनेट करता है तो NO2 लिखते हैं, जब O डोनेट करता है तो ONO लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब अगला पॉइंट है, इफ़ कार्बन एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो समझ नहीं मिलता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं। If carbon and more electronegative element has pi bond, then it will be electrophile and nucleophile both। यानी जब कार्बन और कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में पाई बॉन्ड पाया जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करेगा। जैसे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो कार्बन और ऑक्सीजन बीच में अगर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का दोनों का काम करेंगे, यानी एल्डिहाइड करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम। देखो CHO HCHO है ये, फॉर्मेल्डिहाइड। अगला है साइनाइड। साइनाइड भी करेंगे क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 पाई बॉन्ड इसमें होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों का काम करेगा। अब आगे थोड़ा हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स में न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बारे में हम कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बात करेंगे बढ़िया से। यहाँ पे केवल हम स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात कर ले रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनवर्सली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एलिमेंट। डोनर एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी, यानी जो डोनर एलिमेंट है उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानते ही हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज इन पीरियड बट डिक्रीजेज इन ग्रुप। पीरियड में बढ़ती है, ग्रुप में घटती है। जिससे कार्बन का कंपाउंड, नाइट्रोजन का कंपाउंड, ऑक्सीजन का कंपाउंड, फ्लोरीन का कंपाउंड लिखा है CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस।
तो हम पीरियड में जब लगातार जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रही है, बढ़ रही है, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, लगातार घटती चली जाएगी। यानी CH3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, फिर NH2 की, फिर OH की, फिर F- की। ऐसे इसकी बात कर लें, F-, Cl-, Br-, I-, जब हम ग्रुप में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती जाती है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, लगातार देखो बढ़ रही है। एक पॉइंट होगा कि न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ है वो डोनर एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द बेसिक करेक्टर बट डिक्रीजेज विथ स्टेरिक हिंड्रेंस। कह रहे हैं बेसिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी, और क्या होगा, स्टेरिंग हिंड्रेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होगी, घटता जाएगी। अब स्टेरिंग हिंड्रेंस क्या है, स्टेरिंग हिंड्रेंस क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल का बढ़ना, तो उसे कहेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। यानी जब जब साइज बढ़ता है तो हिंड्रेंस बढ़ता है, हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या नाम, स्टेबिलिटी घटेगी। तो दो चीज़ें होगी, तीन चीज़ें हो गई कि न्यूक्लियोफाइल की जो स्टेबिलिटी होती है बेसिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो तीनों को एक साथ लिख दिया है मैंने, बेसिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और स्टेरिक हिंड्रेंस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बात आती है बेसिक करेक्टर की, तो बेसिक करेक्टर और स्टेरिक हिंड्रेंस, ये दोनों को हम को भी समझा दे रहे हैं। ये पॉइंट हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से लिया है। ये बेसिक करेक्टर का ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर होता है NH2 का, फिर OH का, फिर CN का, फिर NO2 का, फिर F- H2O, फिर NO3- Cl- Br- I-। ये बेसिक करेक्टर का ऑर्डर है। इससे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बैलेंस करेंगे। बेसिक करेक्टर का ऑर्डर इस चैप्टर में नहीं है, हमने क्या ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से इसे अरेंज किया है। अब स्टेरिंग हिंड्रेंस क्या है, स्टेरिंग हिंड्रेंस के बारे में जान लो। देखो, सबसे ज़्यादा CH3 का होल थ्राइस C है, इसका साइज़ सबसे ज़्यादा हो गया। फिर क्या है, CH3 का होल ट्वाइस CH है, इसका साइज उससे कम हो गया। फिर CH3 है तो इसका साइज उससे कम होगा। ये जो पॉइंट लगा है ये बॉन्ड है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, जैसे जैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस स्ट्रेंथ की बात करें न्यूक्लियोफाइल की, तो स्ट्रेंथ क्या होगी, CH3 की बॉन्ड की होगी, फिर CH2 का होल ट्वाइस CH की होगी, फिर क्या होगी, जिसका साइज सबसे ज़्यादा है उसकी होगी। यानी लगा जब साइज बढ़ता चला जाएगा तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल का हटता चला जाएगा। एसिड आर प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड कॉन्जुगेट पेयर ऑफ द वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब कॉन्जुगेट पेयर किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, एसिड है, एसिड से जब हम H+ निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। जब H+ निकालेंगे बेस बन जाता है। कैसे, इसको देख लो। एग्जांपल है, जैसे CH4 है, वो एक वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड है। जब इससे हम एक H+ निकाल देते हैं तो क्या बनता है, CH3- बचता है। CH3- क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यानी इसी एसिड का जो बेस होता है उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर या कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो वीक बेस होता है नहीं। तो देखो, किसी एसिड ने क्या दिया, H+ दिया, यानी प्रोटॉन दिया, है ना। इसी प्रोटॉन को जब बेस एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। यानी कि कोई भी एसिड है वो क्या देगी, प्रोटॉन देगा। कोई बेस है वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट पेयर होगा, यानी H+ देने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड के बारे में।
सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्योंकि SO3H की, फिर COH, फिर OH, फिर हाइड्रोकार्बन की होगी। इसमें दिखा दिया गया C6H5 SO3H, फिर SCOH, फिर C6H5COH, फिर H2CO3, C3COH, C6H5OH, SCN, फिर OH, ROH, अल्काइन NH3, फिर डबल बॉन्ड CH2, फिर CH4। इतने एग्जाम्पल हो गए। अब हम इससे क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी अरेंज करेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है? बेसिक करैक्टर पे डिपेंड करती है। यानी अगर ये एसिडिक करैक्टर का ऑर्डर है तो इसका उल्टा क्या होगा, बेसिक करैक्टर का ऑर्डर हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि मान लो ये वीक एसिड है, ठीक है ना, तो इसका जो कॉन्जुगेट पेयर होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, वीक बेस होगा, है कि नहीं? तो देखो अगर CH3 माइनस है, फिर देखो इसको करें CH3 माइनस, फिर CH3OH कर लिया गया है, ये है, फिर OH कर लिया गया है, HOH है, एक H+ निकाल के सर बनाया जा रहा है, तो CH3CO माइनस है, यानी ये है, H+ निकाल दिया गया है, फिर CSO3H है, पहला वाला कंपाउंड ले लिया गया है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर जो वीक एसिड था उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बेसिक करैक्टर इसका ज़्यादा हो जाएगा। अगला पॉइंट है एक ही कंपाउंड है, CH3O माइनस, C3CH2O, CHO माइनस, फिर CH3 का होता है CO माइनस, फिर C6H5O। अब क्या है, ये क्या है, एल्कोहल क्या, ये तो सारे क्या हैं, एलिफेटिक एल्कोहल है, यानी ROH है। ये क्या है, एरोमेटिक एल्कोहल है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो बेस होगा स्ट्रॉन्ग वीक बेस हो जाएगा। और ये क्या है, वीक एसिड है, तो इसका जो बेस हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अब बात आती है इन तीनों में किसका आर्डर ज़्यादा होगा, तो इसमें क्या होगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल देखो बढ़ता चला जा रहा है, इसका ज़्यादा है, फिर इसका उससे कम है, इसका सबसे कम। तो जिसका साइज सबसे कम होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा इसकी CH3O माइनस की, फिर CH2CHO की माइनस की, फिर CH3 का होल थ्राइस CO माइनस की होगी। समझ में आया ना न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे अरेंज करेंगे। अब आगे हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ये सारे पॉइंट लिखे। इफ वन ऑफ देम हैव चार्ज देन फॉर्म बॉन्ड एंड ट्रांसफर द सेम चार्ज। करें कि अगर दो एटम या दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, तो अगर किसी एक पे चार्ज है तो वो चार्ज दूसरे पे बॉन्ड बनने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कैसे देख लो, करें अगर न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है, NU मतलब न्यूक्लियोफाइल, E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, NU माइनस होना चाहिए। तो माइनस क्योंकि एक पे चार्ज ही नहीं है ना, माइनस क्यों होगा। करें इफ वन ऑफ देम हैव चार्ज, यानी E+ के पास चार्ज है तो बॉन्ड बन गया, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये इसने न्यूक्लियोफाइल पे ट्रांसफ़र कर दिया। अगला पॉइंट देखो, अगर न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो इसने क्या किया, बॉन्ड बनाया और इलेक्ट्रोफाइल पर चार्ज का ट्रांसफ़र कर दिया। अगला पॉइंट, इफ बोथ हैव अपोजिट चार्ज देन फॉर्म बॉन्ड एंड रिमूव द चार्ज। अगर दोनों के पास अपोजिट चार्ज है तो दोनों बॉन्ड बनाएंगे और चार्ज खत्म हो जाएगा। देखो NU पे क्या है, माइनस चार्ज है, NU मतलब न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज है, और इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज है, तो दोनों बॉन्ड बनाया और उनके बीच में चार्ज गायब हो गया। और न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, तो इसमें माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड बन गया और चार्ज गायब हो गया। इफ बोथ डू नॉट हैव चार्ज देन फॉर्म बॉन्ड एंड क्रिएट पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में हमेशा कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड निगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोफाइल पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि कैसा चार्ज आ जाएगा, क्या नाम, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो
न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल पे आ जाएगा और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पे आ जाएगा, अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएंगे।